क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ अब तक? नहीं हुआ है। नीतीश कुमार के कई ऐसे बयान हैं जो खुद में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब जब लालू प्रसाद के साथ आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की आलोचना करते हैं। आरोपी अगर हैं भी आप तो आपको अंतिम मौका दिया जाता है कि अपने आरोप को आप निरस्त कीजिए, जो सबूत दिए गए हैं उस सबूत को आप बताइए कि गलत है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार इतना जल्दी करने वालों में से नहीं है। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेक्षा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम यानी कि भीतर की बात में। और आज कई सवाल जो है बाबा के सामने हम रखेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि लगातार चर्चाएं बड़ी तेज चल रही हैं कि बिहार में खरमास के बाद कुछ होने वाला है, दही चूड़ा के बाद कुछ होने वाला है। और साफ साफ आप भी जानते हैं कि हर साल मकर संक्रांति दही चूड़ा जो है हम 14 जनवरी को ही मनाते हैं। और आखिर इस दिन ऐसा खास क्या है कि लोग इतनी चर्चाएं कर रहे हैं भैया, वो भी राजनीतिक गलियारों में लेकर हलचल तेज है। बाबा से जानने की कोशिश करेंगे। बाबा, आपने थंबनेल दिया, उसमें एक लाइन आपने लिखी कि 14 जनवरी को जो है लालू प्रसाद यादव जो है वो कुछ बड़ा करेंगे। क्या है मतलब, समझ नहीं आ रहा है बाबा। लालू पर फैसला होगा। अच्छा, ये बात मैंने लिखी है जी। सबसे पहले तो भारत लाइव के दर्शकों से मेरा एक दो सवाल है और बहुत जरूरी हो गया है। हमारी टीम जिस तरह से काम कर रही है, हम आपसे जानना चाहेंगे और बहुत ज़रूरी है कि हमारी टीम से कितना संतुष्ट हैं आप। हम चाहेंगे कि स्वेच्छा जो काम कर रही हैं, जिस तरह से आप लोग तक खबरें पहुंचा रही हैं, किस तरह से काम कर रही हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दीपक किस तरह का काम कर रहे हैं, अभय किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारी बाकी की टीम किस तरह से काम कर रही है, कहाँ हमसे गलती हो रही है। यदि आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? तो आपको बताना होगा। हम तो सोच रहे हैं कि जो हम काम कर रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है, इसलिए आप हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन हमारी कमियों को उजागर करना भी आप गार्जियन का धर्म बनता है। तो हम चाहेंगे सबसे पहले आज इस विश्लेषण को शुरू करने से पहले, चूंकि कई सवाल हैं, उन सवालों के जवाब मुझे देने हैं। उन सवालों में एक सवाल ये भी है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये लोग किस तरह का काम कर रहे हैं, इन लोग में और क्या सुधार की गुंजाइश है, कहाँ इन लोगों में कमी रह गई है, या सब कुछ ठीक ठाक है। चलिए, आपने जो प्रश्न पूछा कि नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार की बात, तो अचानक से नीतीश कुमार की चुप्पी से राजनीतिक हलचल कैसे बढ़ी है। आपने सुना होगा कि हर जगह से एक ही बात आ रही है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। विस्तार होना भी चाहिए था, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने मात्र 9 लोगों को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया था। तो एक संभावना बन रही थी कि कुछ नए लोगों को कुछ नए तरीके से नीतीश कुमार, हालांकि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का अब तक का जो हमने देखा है इतने वर्षों में, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में होता क्या है कि नीतीश कुमार उस मंत्रिमंडल में पुराने लोगों को ही लेके आते हैं, एक आध दो चेंजेस होती है। पिछले 20 साल से हम लगातार देख रहे हैं कि जिन लोगों पर नीतीश कुमार ने भरोसा किया वो उनके भरोसे के साथ लगातार कंटिन्यू करते रहे हैं। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें कई संभावनाएं जन्म ले रही थी, कई नए लोग जीत करके आए थे। इस बार नीतीश कुमार का प्रदर्शन कई मायनों में कई एंगल से हुआ था। तो वैसे भी जातीय समीकरण के आधार पर बहुत कुछ था। पहली बार नीतीश कुमार जाति पाति का नाम लेकर के 2023 में, जैसा कि सबको पता है कि जातीय गणना करा करके उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में पता करने की कोशिश की, तो उसके आधार पर वो लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। क्या क्राइटेरिया होगा नीतीश कुमार का, इसको लेकर के भी संशय चल रहा था। लेकिन अचानक से ये बात क्यों कहने की जरूरत पड़ी? एक तरफ जहां सभी लोग कह रहे हैं कि नीतीश मंत्रिमंडल में ये शामिल होंगे, वो शामिल होंगे, ये इनको शामिल किया जाएगा, ये जातीय समीकरण होगा, भाजपा भी जातीय समीकरण साधना चाहती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल का विस्तार स्टॉप कर दिया गया है। ये मैं रिवर्स क्यों कह रहा हूं, सबसे अलग मैं क्यों कह रहा हूं? तो आप एक चीज बताइए कि 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया है, क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ अब तक? नहीं हुआ है। कहा तो ये जा रहा था कि 100 दिनों के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कई लोगों को नए पुराने जोड़े जाएंगे। लेकिन जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार 1.5 वर्षों तक नहीं हो सकता है, तो क्या आवश्यक है कि नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो? नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक प्रकृति को अपने हिसाब से चलाने के लिए जाने जाते हैं। ईंधन भी नीतीश देते हैं, स्टीयरिंग भी नीतीश के पास रहता है, और उसके चलने का समय भी नीतीश निर्धारित करते हैं। तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं बिहार में जो पॉलिटिकल हलचल मची है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उस पर मेरी तरफ से अगर माने
तो उस पर विराम लग गया है। ये मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, किस तरह से होगा, तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए, हमारे साथ रुकिए, हम आपको बताते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बात जो आपने एक सवाल के रूप में पूछा है कि 14 जनवरी को आखिरकार लालू प्रसाद पर क्या फैसला होगा। जी जब ये खबर हम कर रहे हैं जी उस समय लालू प्रसाद एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां एक तरफ बेल पर वो हैं, चारा घोटाले में उन्हें आरोपी बनाया गया है, कई मामले हैं चारा घोटाले के जिस पर आरोप सिद्ध हो चुका है, जी सजा याफ्ता है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से लगातार वो बेल पर हैं और वो जेल से बाहर है। जी लेकिन इन सब के बावजूद एक और मामला आईआरसीटीसी था, जिस मामले में लालू प्रसाद को कहीं ना कहीं सीबीआई ने आरोपी माना है, आरोपित माना था और आरोपी मान करके न्यायालय में मामला दर्ज कराया गया है। इसमें कई राउंड की कई तरह की बातें हुई है, यहाँ तक कि ईडी ने भी भ्रष्टाचार निवारण जो सेल है उसने कई बार इनके परिवार के कई सदस्यों से, जिसमें राबड़ी देवी का भी नाम आ रहा है, तेजस्वी यादव भी इसमें घिरे हुए हैं, और यही वो कारण है जहां आकर के तेजस्वी यादव और लालू परिवार कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है। जी लेकिन आपको याद होगा शिक्षा, 2022 में जब नीतीश कुमार आए थे भाजपा को छोड़ करके लालू प्रसाद के साथ, यानी तेजस्वी यादव के साथ, तो कई बार उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब, तो अब तो पत्रकारों का सवाल का जवाब भी वो नहीं देते हैं, अब तो पत्रकारों से भी दूर रह रहे हैं। कारण कई हो सकते हैं कि कहीं मुंह से कुछ निकल मत जाए, लेकिन तब उन्होंने कहा था कि वो सब जो है ना वो मेरे साथ आते हैं तो इनको तंग करता है। लेकिन ऐसी कोई बात दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। या फिर जो बात नीतीश कुमार ने कभी कहा था कि मेरे साथ आते हैं तो वो सब तंग करता है, उस सब का मतलब समझ रही है ना, भाजपा वालों पर उनका इशारा था। तो भाजपा को लेकर के नीतीश कुमार कहते थे कि मेरे साथ आता है ना ये लोग तो वो सब तंग करता है। यानी कि जब जब राजद कांग्रेस उनके साथ आती है नीतीश कुमार के साथ साथ, तब तब भारतीय जनता पार्टी तंग करती है। यानी उनके कहने का तात्पर्य यही था कि जो एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को इन्फ्लुएंस करती है। यही बात जब नीतीश कुमार रहते हैं भाजपा के साथ तो नहीं कहते हैं, तब तो वो लालू प्रसाद को लेकर के, जंगल राज को लेकर के कई तरह की बातें करते हैं। इस बीच में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की जो दोस्ती हुई 2-2 राउंड की, उस दोस्ती के बाद नीतीश कुमार के कई ऐसे बयान हैं जो खुद में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब जब लालू प्रसाद के साथ आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की आलोचना करते हैं, कई बातें ऐसी हैं जिसको लेकर के वो चर्चा करते हैं। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें 13 अक्टूबर को राउस एवेन्यू कोर्ट ने एक तरह समझिए तो दोषी करार दे दिया था। फैसले का समय आ गया था कि फैसला होगा। सीबीआई से अंतिम हलफनामा मांगा गया था कि सीबीआई कुछ उसमें जो बच गया है, अंतिम जो सीबीआई का जांच पड़ताल, वो सारे सबूत लेकर के इकट्ठा करे। सीधे तौर पे ये मामला पूरा का पूरा जो है 2017 में पहली बार उजागर हुआ था, 7 जुलाई 2017। हाँ, जिसमें एफआईआर दर्ज करने के बाद तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद और इसके साथ साथ कई लोगों को, जो आईआरसीटीसी मामला था उसमें जो होटल का आवंटन था उस आवंटन को लेकर के उसमें अनियमितता की बात की गई थी, और इसको लेकर के राउस एवेन्यू कोर्ट ने, जो न्यायाधीश हैं विशाल गोग ने, उन्होंने इससे मामले को लेकर के 2004 से 2009 तक का ये मामला था जब लालू प्रसाद रेल मंत्री हुआ करते थे, उस पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। और इसी मामले को लेकर के कि ये सारा दोष जो है निराधार है, हम पर जबरदस्ती आरोप लगाया जा रहा है, ये कहते हुए इसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसका फैसला जो है वो 6 तारीख को आना था, लेकिन कोर्ट ने इसे आगे बढ़ा दिया है। इस मामले को 14 तारीख तक के लिए आगे बढ़ा दिया है और 14 तारीख को इस पर फैसला होना है। इसमें सीबीआई को कहा गया है कि जो बाकी के सबूत हैं वो सब कुछ प्रस्तुत किया जाए। बाबा, ये आप जो कह रहे हैं खबरें हमने भी देखी, मैंने भी सुबह किया था, तो जिस हिसाब से मेरे पास जानकारी है, जिस हिसाब से मैंने जानने की कोशिश की, वहां पे ये था कि जब छापेमारी हुई, जब इन्हें आरोपित घोषित किया जा रहा था या फिर उस हिसाब से एक्शन लिया जा रहा था, तब जो सीबीआई थी वो मतलब पूर्ण कह सकते निश्चित रूप से कह रही थी कि मेरे पास इतने सबूत हैं कि मैं इन पे आरोप साध सकता हूँ, पर्याप्त सबूत हाँ, पर्याप्त सबूत है मेरे पास। लेकिन अब वापस से जब आपके पास सबूत है तो फिर आपको
इस तरीके से कैसे मतलब आप बच रहे हैं या फिर आप कह रहे हैं अगर मेरे पास आपके लिए सबूत है कि नहीं आपने चोरी किया मैंने देखा है तो फिर उस चीज को खास करके सीबीआई क्योंकि बहुत मजबूत जड़ माना जाता है ना वो तो नहीं, इसमें है क्या ना कि जब आप कानूनी प्रक्रिया से गुजरते हैं और न्यायालय में कोई भी जी। मामला जब जाता है तो उस मामले में दोनों पक्ष की सुनी जाती है, जी। सबको बराबर मौका दिया जाता है। हम्म। आरोपी अगर हैं भी आप तो हम्म। आपको अंतिम मौका दिया जाता है कि अपने आरोप को आप निरस्त कीजिए, जी। जो सबूत दिए गए हैं उस सबूत को आप बताइए कि गलत है। हम्म। हालांकि बड़े बड़े वकील जो हैं, हम्म। कपिल सिब्बल से लेकर के बड़े बड़े वकील जो हैं वो लालू प्रसाद के केस लड़ रहे हैं। जी हाँ। तो जो हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट है, उसने अभी तक अपना फैसला नहीं दिया है, फैसला सुरक्षित रखा गया है। लेकिन एक तरह से आप मान के चलिए कि सीबीआई के जो एविडेंस पेश किया गया है उसके आधार पर तो लालू प्रसाद और उनके परिवार को दोषी माना जा रहा है। वही बात है ना। जी। तो इस बात को लेकर के तभी तो वो उनको हाईकोर्ट जाने की जरूरत पड़ी, उसमें लगा उन्हें कि उनको सजा हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अच्छा। ये किया कि वो हाईकोर्ट गए उसको कंडेम करने के लिए कि भाई ऐसा नहीं है, हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है। तो हाईकोर्ट से जो फैसला होगा उस फैसले को देखना यह है कि राउज एवेन्यू कोर्ट का जो फैसला है उसको यथास्थिति रखती है या फिर उस पर कोई नया फैसला आता है। जी। इसके लिए सीबीआई को एक और मौका दिया गया है कि जो आपके पास शेष बचे हुए सबूत हैं, ये जो कह रहे हैं कि हमने नहीं किया है, उसके अगेंस्ट में आपके पास क्या क्या सबूत है, वो सबूत मांगा जा रहा है। अच्छा। और उसी सबूत के आधार पर यह तय होगा कि लालू प्रसाद का परिवार, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव बाहर रहेंगे कि जेल जाएंगे। और इस पर निर्भर करता है नीतीश कुमार का फैसला कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में विस्तार का जो मामला है वो कब तक आगे चलेगा। निश्चित रूप से नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार इतना जल्दी करने वालों में से नहीं है। जी। नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं। इसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली तो ये कि नीतीश कुमार को अभी सबसे बड़ी पार्टी बनना है। तो जो लोग पार्टी में आएंगे, जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं उस बात को बता रहा हूं, उनके मंत्रिमंडल विस्तार नहीं करने के कारणों में से एक कारण ये भी है कि कई लोग ऑनलाइन हैं, क्यू में खड़े हैं, नीतीश कुमार के साथ आने के लिए वो तैयार हैं। इसमें राजद के भी लोग हो सकते हैं, जैसा कि आपने सुना भी होगा कि राजद के लोगों का कहना है, भाजपा के लोगों का कहना है कि राजद के लोग जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, मतलब वो हमारे संपर्क में है। बिल्कुल। तो 25 में से कितने लोग आते हैं। एआईएमआईएम के को लेकर के भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से मुलाकात हो रही है, तो वो भी आ सकते हैं। आईपी गुप्ता को लाने की बात चल रही है, बीएसपी से एक है, उनको लाने की बात चल रही है। तो ये सारी बातें, और 3 जो हैं उधर उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से भी तैयार नजर आ रहे हैं। तो इन सभी को लेकर के आखिर परिस्थितियां क्या होती है, माहौल क्या बनता है, इसको लेकर के भी नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार को स्थगित करके रखे हुए हैं। और साथ साथ उनके पास एक वैलिड कारण भी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार केंद्र में भी नहीं हो रहा है। तो इन सभी परिस्थितियों में एक तरफ जहां नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार करने के पूरी तरह से अधिकारी हैं, भाजपा को उन्होंने कह दिया था कि आपको जितने लोगों को आपको शामिल करना कर लीजिए, तो भाजपा ने लगभग अपना कोटा फुल कर लिया है, 2-3 सीटें उसकी बची हुई है। तो वो तो कभी भी नीतीश कुमार कर देंगे, लेकिन अपनी सीटें जो उनकी बची हुई है उसको लेकर के वो बहुत चूजी हैं और वो चाहते हैं कि कैसे किस परिस्थिति में जो माकूल परिस्थिति होगी, हो सकता है कि निशांत को ले आवें, उस समय कोई बड़ा जश्न मनाया जाए, उसमें किसी लोगों के साथ कोई समझौता करने की जरूरत पड़ जाए तो उसमें किया जाए। इसके साथ साथ एक संभावना तो ये भी बन रही है ना, इस संभावना से इनकार तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप विश्लेषण करने उतरिएगा तो जो आपके पास हल्की सी महीन रास्ता भी नजर आता है, तो उस रास्ते को आप छोड़ दीजिएगा तो उस विश्लेषण का कहीं से पूर्ण नहीं होता है। उस विश्लेषण में एक संभावना है कि नीतीश कुमार क्या हर बार की तरह इस बार भी 5 साल एक ही गठबंधन में सरकार नहीं चला पाएंगे, बीच बीच में वो सरकार बदलेंगे। तो इस संभावना की तरफ जब भी देखते हैं हम, तो ये फैसला जो 14 तारीख को आने वाला है, अगर लालू प्रसाद पर उनके पक्ष में फैसला हो जाता है, वो बरी हो जाते हैं या उन पर केस को आगे बढ़ा दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश के पास एक मौका होगा कि देखिए इसको फंसाया जा रहा था और कहें कि बाप रे बाप तो हमको भी फंसा देगा, जैसा कि पिछली बार बोले थे 2022 में कि हमरा पटिया छीनना चाहता था, हमरा कुर्सियां छीनना चाहता था, इसीलिए ना हम अलगे हो गए, बिहार को बचाना है। अब फिर ये हो सकता है कि देश को बचाना है, भाजपा अराजक नहीं हो जाए, तो इसको लेकर के भी नीतीश कुमार कोई फैसला ले सकते हैं। 14 तारीख के बाद जो मंत्रिमंडल विस्तार का एक प्रयोजन था, जिसकी
में रिपोर्ट चल रही थी, राजनीतिक गलियारे में हलचल थी, लोग अपना अपना नाम आगे करा रहे थे, वो सारे लोग अभी वेट करें। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के विस्तार पर अचानक विराम लगा हुआ है और निश्चित रूप से ये जो मामला है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हलचल तो बढ़ाएगा ही, साथ साथ 14 जनवरी को लालू प्रसाद और आईआरसीटीसी मामले पर जो फैसला आएगा, उस फैसले के बाद बहुत कुछ राजनीतिक परिस्थितियां बदलेंगी भी, जो संभावना व्यक्त की जा रही है। अगर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फैसले को यथास्थिति रखा और ये दोषी करार दे दिए गए, तो वहां मामला बदल सकता है। फिर आगे नीतीश कुमार फैसला लेंगे कि क्या करना है। अगर ये फैसला पक्ष में लालू प्रसाद के चला जाता है, उनको सजा नहीं होती है, जेल नहीं जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये मामला फिर बदल सकता है। यानी दोनों ही परिस्थिति में तराजू का जो पलड़ा है, उसका जो बाट का जो देखे होंगे ऊपर में होता है हिस्सा, जो बीच वाला हिस्सा होता है, जो हाथ में जिसके जो पकड़े रहता है, उसको ये गुमान होता है ना कि ये फैसला तो हम ही कर रहे हैं, लेकिन असल में ये भार जो है ना, वो फैसला करता है कि पलड़ा किधर झुका हुआ है। नीतीश कुमार उस पलड़े को पकड़े हुए हैं, देखना होगा भार किधर झुकता है। निश्चित रूप से मंत्रिमंडल विस्तार वाला मामला अभी ठंडे बस्ते में रहेगा। बाबा, एक और ऐसे व्यक्ति का आपने नाम लिया था, मैं उनके बारे में भी जरा आपसे पूछना चाहूंगी। आपने आईपी गुप्ता का नाम लिया, ठीक है, कि वो उन्हें भी जो है मतलब अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश नहीं, पार्टी में शामिल की बात नहीं, तो वो अपने साथ लाने की बात कर रहे हैं। वो तो ऑलरेडी पार्टी उनकी है, वो पार्टी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पहली बार उन्होंने पार्टी बनाई 6 महीने पहले, 6 महीने क्या, चुनाव घोषणा से एक दिन पहले उनकी पार्टी और सिंबल उनका आया। उसके बाद 3 सीटों पे लड़े, 1 सीट जीत करके आया, जबकि विकट परिस्थितियों में चुनाव लड़े थे। और ऐसी स्थिति में उनके पार्टी में शामिल होने का तो सवाल नहीं उठता है, लेकिन हाँ, आईपी गुप्ता के इस खेमे में, नीतीश के खेमे में आने का सवाल बनता है, क्योंकि जब उनके आरक्षण की बात नीतीश कुमार करेंगे, अगर नीतीश कोई फैसला लेते हैं कि वो एनडीए गठबंधन से बाहर चले जाएंगे, या एनडीए गठबंधन में ही वो अगर उनके आरक्षण दिलाने की बात करेंगे, तो आईपी गुप्ता मूव कर सकते हैं। और मूव करेंगे तो उनके लिए तो निश्चित रूप से मंत्री के मंडल में एक जगह तो उनको देनी पड़ेगी। ये सब कुछ सोच समझ करके नीतीश कुमार अग्र सोची हैं, और हमारे यहाँ कहा जाता है, हमारे सनातन में, कि अग्र सोची सदा सुखी। इसीलिए नीतीश कुमार आगे की रणनीति बनाते हैं, आगे का सोचते हैं। जब भी वो पाला बदलते हैं तो देखती हैं आप, कभी कहते हैं कि हम अपने चलते किए हैं, सीधे कहते हैं कि अरे भाई, बिहार को बचाना बहुत जरूरी था, इसलिए हम अलगे हुए हैं, तो बिहार को बचाने के लिए आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने हमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया कि आखिर क्या चल रहा है और आखिर 14 जनवरी को इंतजार किस चीज का है। देखिए, बाबा ने तो समझा दिया और आपने भी समझ लिया होगा, लेकिन अब इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और आपको क्या लगता है कि दही चूड़ा के बाद क्या होने वाला बिहार की राजनीति में? ये तमाम चीजें हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर समझाएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं स्वेच्छा, बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं, हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।